मैसेज मिल गया इनडायरेक्ट। सप्लाई 70, डिमांड 90, तो इट मींस डमी सोर्स हो गई या डेस्टिनेशन हो? सोर्स, क्योंकि सरप्लस आपने उधर से करना है। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, वो देखें इंट्रोड्यूस डमी सोर्स विद जीरो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट का इशू है, अपने अपनी तरफ से ऐड करनी है। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो उस डमी सोर्स की कॉस्ट जीरो ही रखें। लेकिन बास केसेस में हो सकता है लास्ट डे मैं प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लूं, वो जीरो कॉस्ट के अलावा कोई कंडीशन भी लग सकती है। मसलन कंडीशन ये है, एक फालतू सप्लाई मौजूद है, ये तो डमी है ना, सप्लाई मौजूद है, डिमांड कम होगी, उस सप्लाई को रखना कहाँ पे? अगर तो डिलीवर होगी तो चली गई, तो स्टोरेज कॉस्ट तो बढ़ जानी है। तो एक रिफाइनरी पे देखिए एक्स्ट्रा सप्लाई रहेगी, डिमांड कम होगी, तो जो सप्लाई बच जाएगी तो उसको जो स्टोर करना है तो उसकी भी कॉस्ट होती है, जिस जगह पे स्टोर करना है वो कॉस्ट। तो उसका मतलब है अगर कहीं कोई चीज ऐसी गिवन नहीं है तो जीरो कॉस्ट ले लें डमी की, और अगर गिवन हो तो आपने उसको कंसिडर करना है। तो ये आज के लेक्चर में 3-4 चीजें एक दफा ही कवर कर रहा हूं। एक तो लीस्ट कॉस्ट मेथड हो जाएगा इसी बहाने, दूसरा डिस्कनेक्टेड डेस्टिनेशन के पाइपलाइन है ही नहीं, या ये कह लें कि मौजूद है उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है उधर का, और तीसरी बात अनबैलेंस प्रॉब्लम भी है। तो तीनों बातें आज के प्रॉब्लम में हो जाएंगी। बड़ा सिंपल है, बाकी सारा काम तो आपको करना आता है। आपने ये ऐड कर दिया डमी डी के साथ, मैंने सोर्स ये दोबारा देख ली जीरो कॉस्ट के साथ, ये डी एक्चुअली रिफाइनरी 4 बन गई, क्योंकि जब रिफाइनरी वाइज लेंगे तो हमें उसको टैग चाहिए। आप फिलहाल तो अभी ये समझें कि वो बैलेंस करने के लिए आपने ये रखा है, तो आप कह सकते हो वही स्टोरेज वाली मामला है कि कहीं स्टोरेज है और वो डमी, उसको डमी नाम दे दिया। अब इसको अब सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड वर्क की सिंपलेक्स मेथड और इवन लीस्ट कॉस्ट और मिनिमम, लीस्ट कॉस्ट मिनिमम वो भी बैलेंस भी काम कर रहा होता है। क्यों? उसने सारी सप्लाई इस तरह से डिमांड पूरी करनी होती है, सारी सप्लाई डिलीवर करनी होती है एक साइड पे। तो मिनिमम कॉस्ट या लीस्ट नॉर्थ वेस्ट, और या आपका वैन बैलेंस प्रॉब्लम, नहीं आपका स्टार्ट ही बैलेंस से होना है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपने बैलेंस करके चलना। कितना लेस था ये सप्लाई? 2, तो मैंने उसके सामने ये 2 सप्लाई भी लिख दी, ये वाली। ये एक स्टेप हो गया। इतना ही काम है कि आपने डमी को इंट्रोड्यूस करवाना है, अगर कंडीशन नहीं है विद जीरो कॉस्ट, और वो जो बैलेंस था वो उसके सामने, इधर सप्लाई अगर डमी की है तो सप्लाई में एक बैलेंस डाल दे, अगर डिमांड है तो डिमांड में वो बैलेंस ऐड कर दे जितना भी माइनस हो रहा है। लीस्ट कॉस्ट मेथड करते हैं और देखें 2 मिनट के अंदर आप ये सिस्टम समझ जाओगे। क्यों? नॉर्थ वेस्ट में हमने पूरा एक लेक्चर लगाया हुआ है। करना क्या होता है? सेल सेलेक्ट करने, मिनिमम कॉस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट नहीं, मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा? X41, जीरो में से कोई एक सिलेक्ट कर, जीरो ही कॉस्ट है ना मिनिमम। ये सेल सेलेक्ट हो गया। अब आपने इसको शिपमेंट देनी है। अब देखिए स्टेप्स देखिएगा, शिपमेंट देनी है, कौन सी होगी? रो में 2 है सप्लाई और कॉलम में 4 है। मिनिमम शिपमेंट कर सकते हैं, क्या एलोकेट करूं? 4 और 2 है, 2 करूंगा, 2 इसको एलोकेट कर दी, सब्ट्रैक्शन होगा 2 दोनों से, वो 2 रह गया और ये 0। किसको डेड करना है, क्रॉस करना है? रो और कॉलम। जो 0 के साथ होती है उसको ये कर। अवेलेबल नेक्स्ट मिनिमम, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 8 कॉस्ट नजर आ रही है। शिपमेंट 5 और 7 क्या करेंगे? 5 सब्ट्रैक्शन कर दे दोनों साइड पे। ये जो उधर बैठे उनको कर्सर से दिखा दे, ये 5 और ये 7, ये पहले बताए हुए वैसे, और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दे। और क्रॉस किसको करना है? रो। नेक्स्ट मिनिमम 12, 2 है, जिस मर्जी को ले ले।
शिपमेंट 6 और 2 टू सब्ट्रैक्शन ऑफ 2, रो और कॉलम दोनों में करनी, क्रॉस कॉलम मिनिमम 12, 6 और 2 टू सब्ट्रैक्शन ऑफ 2, कॉलम 18, 4 सब्ट्रैक्शन क्रॉस 4 शिपमेंट सब्ट्रैक्शन एंड ये आपका आंसर। तो आपको तो 5 मिनट लगेंगे ये बॉक्स करते करते। अच्छा, अब आपने जब ये स्टार्टिंग सोल्यूशन लेना है तो सोल्यूशन को लिखना है। ये वेरिएबल है x11 2 x12 4, वही मैंने इधर लिखे हुए। अच्छा, ये तो बेसिक वेरिएबल्स हैं। जब इसका मॉडल लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? मैं पूरे मॉडल को कंस्ट्रेंट वाइज लिखना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कितने टोटल डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं? ये जितने सेल्स हैं ना वो सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स। तो आपके इसमें डिसीजन ये पता कैसे लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव z इक्वल टू, जरा नोट कीजिएगा, C11 मल्टीप्लाई बाय x11, C12 x12, C13 x13 इक्वल टू 6। ये इक्वल वाली कंस्ट्रेंट बनेगी। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, सॉरी। z इक्वल टू, ये सारे ऐड करने हैं आपने। दिस वन C1 x11 C12 x12, तो सबको मल्टीप्लाई करके ये सारे के सारे बॉक्सेस इनको ऐड करके लॉन्ग सी आपकी z बनेगी। और कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगी? पहली कंस्ट्रेंट x11 प्लस x12 सिर्फ वेरिएबल्स होंगे, x12 प्लस x13 इक्वल टू 6। क्यों? आप कह रहे हो कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यूज आनी है वो 6 सप्लाई, ये सप्लाई वाली एक रो बन रही है। दूसरी बनेगी x21 प्लस x22 प्लस x23 इक्वल टू 5। इसी तरह ये सारी की सारी ये जो कॉलम्स डिमांड्स हैं, ये उनका जो कंस्ट्रेंट्स होगी ना इक्वल, उनके राइट कॉलम के नीचे लिखना है कि इस तरह से सम 6 है, इस तरह से डिमांड ये है। तो उन्हीं वेरिएबल्स में आपको रो मिल रही है, कंस्ट्रेंट जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, और जो उस पूरे मॉडल का कॉलम मिल रहा है यानी x11, अगर आप इसको देखें पहला कॉलम क्या होगा? x11 x21 x31 सेकंड वाला कॉलम का है। तो इसका सम आपका ये, तो ये देखें वही मॉडल है। और नीचे एंड पे क्या लिखेंगे? x11 x12 x13 सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह हम मॉडल लिखते होते थे। तो ये आपका एक मॉडल है। स्टार्ट करने से पहले ये आपके डिसीजन वेरिएबल्स आ गए, ये सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे उस वक्त आप क्या करते हो? कुछ को बेसिक बनाते हो, कुछ को नॉन बेसिक। तो मिनिमम कॉस्ट ने क्या किया? ये देखिए, ये बेसिक और जो एम्प्टी सेल्स हैं वो नॉन बेसिक, स्टार्टिंग मिल गई। इस तरह सिंप्लेक्स है। तो ये वही चीज है। तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको वो चीजें बताऊंगा। बाकी रह गई U1 U2। तो आप उस वक्त क्या करते थे? x कंस्ट्रेंट के सामने y1 लिखते होते थे और कहते थे ये इससे एसोसिएटेड है। तो हम इस कंस्ट्रेंट के सामने U1, तो U1 सप्लाई से एसोसिएटेड एक डुअल वेरिएबल है। U2 U3 और कॉलम V1 V2 से एसोसिएशन। तो ये इस डुअल वेरिएबल डबल अटैक है, इस साइड पे भी इस साइड पे। और आपने देखा है एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया संडे को, कह रहा है कि ये डुअल वेरिएबल्स है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो मैंने उसको कैसे आंसर किया? मैंने कहा आपने डुअलिटी में देखा होगा, अगर कोई इक्वल कंस्ट्रेंट है तो डुअल में उसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होता है? किस टाइप का होता है? अगर कोई इक्वल कंस्ट्रेंट है, देखें ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, हम कहते हैं ना, वो हम कहते होते थे डिजायरेबल, ये वर्ड यूज। लेकिन इक्वल का बिल्कुल क्लियर था, इक्वल कंस्ट्रेंट तो उधर वेरिएबल कोड किस टाइप का होगा? नहीं, इक्वल के केस में अलग से। अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड किसको कहते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। आप बताएं इस मॉडल के अंदर एक चेंज आप देख रहे हो, सारी की सारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इक्वल है, ग्रेटर देन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
जब भी आप लोगे सप्लाई इक्वल टू 6 इक्वल टू 5 ऐसे लोगे ना, तो इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सारी कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटी की होती है और हर कंस्ट्रेंट का करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल कौन सा होगा, जैसे u है ना, u तो वो अंडरस्टैंडेड होंगे, तो इसलिए u1 v1 आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, जबकि दूसरे वेरिएबल x11 वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। क्यों? आप जब थीटा ले रहे हो, एक थीटा स्टूडेंट थीटा ले रहा है, थीटा स्टूडेंट समझते हैं ना, पढ़ाकू बच्चा, तो मुझे स्टूडेंट लाइफ में थीटा कहते होते थे। क्यों? नोट्स बनाना। अब तो आपका सिस्टम तो है ना, मम्मी डैडी फास्ट फूड सेमेस्टर सिस्टम होता है, मम्मी डैडी सिस्टम। ये मैं लेक्चर से हटके ये जो बातें करता हूँ ना, आपका माइंड क्लियर करना है, कुछ चीजें जो आपने नहीं देखी आपको बता दूं। एनुअल सिस्टम, टर्म सिस्टम, अब सेमेस्टर सिस्टम, तीनों सिस्टम में मैं एनुअल सिस्टम में पढ़ा, फिर बाद में टर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 6 मंथ, फिर मम्मी डैडी सिस्टम सेमेस्टर जो 3.5 मंथ, टर्म 6 मंथ की होती थी। आप देखें जो लोग टर्म एनुअल सिस्टम में पढ़े हुए हैं उनका आपका एक आप डाइट खाएं ना प्रॉपर, फुली विटामिन हो और उसके अंदर, तो एक सेहत का लेवल होता है, और एक होती है फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने वाले क्या होता है, कोई किडनी प्रॉब्लम हो जाता है बाद में, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी चीज को स्टोर करके नहीं रख सकते, इवन मीट ही क्यों ना हो, और पहले से ही प्रोसेस को जो होगा 10 दिन बाद उसको, KFC वाले भी तो उसी दिन तो नहीं सप्लाई सारी करते, तो प्रॉब्लम है फास्ट फूड में। तो वही जो टर्म वाला, जो एनुअल सिस्टम वाला स्टूडेंट है वो सरवाइव करता है। क्यों? उसने देसी खुराकें खाई हुई हैं। यानी मतलब है, मैं आपको मैं कोशिश, मैंने संडे को मूड बनाया था कि आपको ये बात जरूर बतानी है और वो बुक लेके आनी है। एनुअल सिस्टम में ऑपरेशन रिसर्च में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने, हमारे पास ना पूरी बुक पढ़ने का टाइम मिल जाता था एनुअल सिस्टम में। 5 सब्जेक्ट होते थे, इसी तरह जैसे आपके 3.5 मंथ, हमारे पास पूरा साल होता था। हम उस पूरी बुक के नोट्स बना लेते थे। अगर आप पूरी बुक के नोट्स, इसका मतलब है पूरी बुक 15 चैप्टर्स है, सेमेस्टर सिस्टम में वो 15 रिड्यूस होके 5 रह गए। 15 चैप्टर्स और सारे के सारे हाथ से लिखने और कॉन्सेप्चुअली उसके नोट्स बन जाए, तो वो बंदा जब फील्ड में जाएगा उसको, और एक फास्ट फूड मम्मी डैडी सिस्टम में स्टूडेंट भी मम्मी डैडी बन गए, वो क्या होगा, इधर फास्ट फूड वाला प्रॉब्लम में आ जाता है, कोई किडनी को कुछ, इधर आपके साथ क्या होगा, आप कहीं मॉडल प्रोग्रामिंग करके देंगे, बॉस को रात फोन आएगा कि क्रैश कर गया सिस्टम कि आपकी वो स्टडी इतनी नहीं है, आपकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप इसमें आपका कसूर नहीं है। क्यों? आपका जितना टाइम फ्रेम है आप उसको, जो लोग मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, यूरोप में करते हैं उसको यूटिलाइज, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में आप पता क्या कर रहे हो, मुझे अभी तक याद है एक स्टूडेंट का, वो कहता है सर आपके सब्जेक्ट में मैं आराम से पास हो जाता हूँ। कैसे? कहता है कि सर मैंने आखिरी दिन 3-4 दिन में स्लाइडें आपकी उठानी है, ठक ठक। ये एक तो पहले से ही फास्ट फूड, और उसको भी आगे उसने ये रिफाइन किया स्लाइड्स के साथ, और स्लाइड का कह रहा कुछ ना पता चला तो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी आए, जो थीटा स्टूडेंट होते हैं उसके पास बैठ गए, तो कह रहे एक दिन में तैयारी, कह रहे सर हर सब्जेक्ट की हम इस तरह से कर लेते हैं, और आप स्माइल है, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी भी ऐसी करती होगी। तो ऐसा स्टूडेंट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट जब सेमेस्टर सिस्टम, नो डाउट इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो ट्रू स्पिरिट इसको यूज किया जाए, यानी डे एंड नाइट काम किया जाए, सारी असाइनमेंट्स सॉल्व, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व। आपने कभी अपने सब्जेक्ट में एक्सरसाइज सॉल्व की है? ना तो आप कर सकते हो, ना हम करवा सकते हैं, टाइम का मतलब है। लेकिन यूरोप में ऐसा करते हैं, वो सेमेस्टर में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अगर इसकी एक्सरसाइज साथ ही सारी सॉल्व कर ली जाए, वो बंदा तो ट्रांसपोर्टेशन को कहेगा मैं फील्ड में जाते ही एक प्रोजेक्ट मिले, मैं उसको मॉडल करके और उसको ऑप्टिमली सॉल्यूशन भी दे दूंगा, तो उसका मॉडल क्रैश नहीं होगा, उसका मॉडल क्रैश नहीं होगा। आप जिस सिस्टम से पढ़ के जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया है ना, और बेसिक सीखी है, कच्चा पक्का कहीं हाथ डाला तो क्रैश ही होगा। हाँ, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं
हो सकता है बाद में भी इसके साथ अटैच्ड रहें और इसको सीरियस लें, तो वो जो इधर कॉन्टैक्ट ट्रांस नहीं दिए बाद में दें तो वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये फर्क है। और मेरे पास ऑपरेशन रिसर्च के पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की वो बुक है जो उसने हाथ से हैंड रिटर्न है, फोटोकॉपी करवाई हुई है। इसी तरह मैं फिजिक्स, हम पता कि हम डिवाइड कर लेते थे, मैं फिजिक्स में मेरी एक्सपर्टीज थी तो फिजिक्स मैंने ले ली थी। पूरी क्लास वो होता है ना कि सब भाइयों का भाई, सब बहनों का भाई, वो नोट्स बनाने वाला होता है, तो उसको सब बहनों का भाई भी कहते होते थे और इस तरह से करके। तो फिजिक्स में मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, पूरी बुक के नोट्स मैंने बनाए, ऑपरेशन सर्च के किसी और ने बना लिए, किसी सब्जेक्ट के और, इस तरह हम डिवाइड, एक एक बुक हमारी सारी हो जाती। तो वो लाइफ टाइम हमारे पास पड़ी होती थी। अब वो बुक पड़ी हुई थी तो एक दफा मेरी मिसेज ने खासी खस्ता हालत, कह रही इसको क्या करना है, मैं फेंक दूं? और मैंने कहा ये तो असासा है, तो अभी किसी कोई मॉडल करना पड़ गया, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने उसका जो मेरी पुरानी बुक्स हैं उसके दीमक भी लगी है, उसको हाथ नहीं लगाना, वो नायाब चीज एक दफा स्किप हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों सिस्टम का फर्क आपको पता होना चाहिए और आपको डिवोशन के साथ इस सिस्टम के साथ अगर इंसाफ करें। अभी मैंने देखा है कुछ लोग इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं और मैंने एक अटेम्प्ट की है, ऐसी माइंड में ख्याल है कि चैनल तो मैंने बना ली है, मैं एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करूं। एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं नेट पे, लेकिन मैं खुद एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख रहा हूं, मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। आपके लिए ये कि छापा लग गया, आपको समझ नहीं आई, आपने छापा लगा के सबमिट करवा दिया और टीचर ने अगर मार्क्स काटा जाके बहस करके ले भी लेने हैं, कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर एक कि जितनी लाइफ अल्लाह ने और दी है तो मैं डिवोट कर दूं कि मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके और एक्सप्लेन करते हुए मैं डिजिटल लॉजिक पे पहली अटेम्प्ट ली है और मेरे वो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। जो डिजिटल लॉजिक स्टूडेंट हैं वो फील करेंगे एक प्रॉब्लम 5 मिनट का है, मैं 20 मिनट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स उठा के जहां से सपोर्टिंग मटेरियल उसके अंदर ही डाल रहा हूँ जो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाएंगे। एक एक्सरसाइज मुझे तकरीबन 2 मंथ्स लग रहे हैं, अभी एक भी कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर मैं ये तकरीबन साल तक उस पूरी बुक की एक्सरसाइज को टीचर भी नहीं हाथ डालते, मैं खुद कई दफा क्वेश्चन देख रहा होता हूँ, सोल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ ना सोल्यूशन से पता चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा, इतनी डिफिकल्टी लेवल होता है उनका। लेकिन टीचर जाहिर है मैं उस एरिया का हूँ, थोड़ा सा सोचूंगा, इधर उधर से देखूंगा तो मैं उससे रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा कि इसने कैसे किया हुआ है। जाहिर है जिसने बुक लिखी है उसी ने दिया होता है आंसर जरा शॉर्ट फॉर्म में, तो वो यूजर के लिए, स्टूडेंट के लिए आसान फॉर्म में। तो एक साहिवाल में मेरे दोस्त हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, हेड है उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे इस काम पे लगाया। वो कह रहे हैं हमारी क्लास है, आप हमारी क्लास के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करें, हम आपको, मैं 100 सब्सक्राइबर दूंगा। तो खैर 100 सब्सक्राइबर तो मिल गया मुझे, लेकिन मुझे असल में जो उन्होंने बता दिया कि ये काम करके जाना है, तो अब मैं डीएलडी के बाद वापस आऊंगा, मेरा इस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है एल्गोरिदम की तरफ आऊंगा। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत मिसयूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, जितनी वो होती है ना ज्यादती किसी के साथ नहीं होती डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर दें। और मैं तो क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग का स्टूडेंट हूँ, उसमें मैथमेटिकल, ये असल में सारे मैथमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो डिस्क्रीट को हाथ लगाऊंगा जब तक जिंदगी है, हाथ डालते रहना है। और ये एम है कि वो एक्सरसाइज यूट्यूब पे, और जब मर जाएंगे सदका जारिया होगा, जो पढ़ेंगे कुछ कोई ना कोई, चलो वो दुआ ना दे, उसको कोई हेल्प तो हो गई, हेल्प पे सवाब का, क्योंकि जब मर जाता है ना बंदा, उसको सिर्फ सवाब मतलब चंद चीजों का पहुंचता है। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है, टॉपिक आध घंटे का मैं वो भी देख लूं प्रॉब्लम ना, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लाइफ में अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपने रिलीजन को नहीं सीखते। होता क्या है, क्या कभी हमने लाइफ में एक दफा भी कुरान को समझ के पढ़ा? नहीं। मैंने जब आंख खोली एक घर में, तो मैं उसमें एक मसलक, खास मसलक था, थोड़ा सा बड़ा हुआ पता चला ये खामियां है इसमें, आहिस्ता ऐसा पता चलने के बाद मैं और मेरे बाबा दोनों ने कहा नहीं, ये मसलक चेंज कर लिया, मसलक चेंज किया, फादर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो गुजर गए,
मुझे रियलाइज हुआ ये गलत है, मैंने फिर दूसरे स्टडी करना शुरू कर दिया। स्टडी किया, पता चला ये जरा ज्यादा रियलिस्टिक है, उसको देखा, और यकीन करें अब मैं कुरान की तफसीर 2 दफा पढ़ चुका हूँ और स्कॉलर्स को भी सुनता हूँ। मुझे पता चला वो जो सारे मसलक है ना, वो मुझे बोने नजर आने लगे। यानी कोई भी सही नहीं है, बाइस्ड है। इंसानियत मेन रिलीजन है हमारा, इंसानियत भी। और बाद में मैंने कुछ ऐसे लोगों को सुना जो इंसानियत का को अंडरस्टैंड करते हैं और बहक जाते हैं, नीचे से बेस हटा देते हैं। बेस इस्लाम है। जब नीचे से आप कुछ लोग कहते हैं इंसानियत पे आके, मैंने ऐसे भी देखे हैं, डॉक्टर हुद बाई फिजिक्स के हैं, वो इंसानियत करके वो इस्लाम से निकल गया। वो बंदा कहता है कुछ भी नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ये वो भी देखें। बेस तो ये है, उस बेस को नहीं, मैंने बेस को मेंटेन रखा। और मैंने खुद, मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पता चलना शुरू हो गया, सही कौन है और गलत कौन है। तो अजीब बातें हैं कि हमने अपनी लाइफ को मरना है। एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की, मैं नाम इसलिए लूंगा, आप में से भी हर एक किसी न किसी मसलक के साथ तो अटैच होता है, वो कोई उसके एंटी होगा, वो कहेगा। एक बंदे ने कहा, स्कॉलर ने, कहता हमारे मुस्लिम में सारे मसलक अपनी अपनी जगह पे हो सकता है सही हो, हम कहते हैं हम ही सही हैं। कह रहा ये एक्सक्लूसिवनेस गलत है, हम ही सही। क्या हम मुसलमान ऐसे कर सकते हैं, हम भी सही हैं? एक वर्ड ही को बी के साथ वो अटैच कर रहा है। कह रहा सिर्फ अगर हम ये करें ना, हम भी सही हैं, इट मींस सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बर्दाश्त करेंगे एक दूसरे को। और जब हम कहते हैं ना हम ही सही हैं, तो देखें क्या करते हैं, एक मसलक इधर, एक मसलक लड़ रहे हैं एक दूसरे को, और एक ही कम्युनिटी है, एक बेस इस्लाम, सारे सिर्फ थोड़ा थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ है। तो अगर हम भी सही है करके देख लें, हो सकता है आहिस्ता मिल मिल के आगे कुछ कर लें। तो मैंने आजकल एक स्कॉलर को सुन रहा हूँ, उसने तो, मैं कहता हूँ मैंने उससे पहले बहुत कुछ लूज किया, उसको सुनने के बाद पता चल रहा है हर चीज उसने एक्सप्लेन की है। हम जिक्र करते हैं, उसने जिक्र को डिफाइन किया हमें। मैं घर में कहता हूँ, मेरी मिसेस नायर, वो पुराने दौर के, वो तो नहीं माइंड चेंज करते, वो कहते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा भी देखें, एक जिक्र की डेफिनेशन उसने बताई, जिक्र होता है कि अल्लाह के नजदीक लेके आना। और हमारे उलमा ने हमें कहा कुरान पढ़ो, पढ़ के ऐसे बख्श दो, बात यहीं से उधर गई थी, बख्श दो। आप यकीन करें, हर एक का अपना मसलक है, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप जिक्र को अंडरस्टैंड कर ले, अल्लाह के करीब आने का, तो आपको पता चल जाएगा ये जो हम तस्बीह कर रहे हैं, पर हमारे माइंड में अल्लाह की शक्ल, अल्लाह का ध्यान ही नहीं है। हाँ, मैं हर नमाज के बाद तस्बीह करता हूँ, और अक्सर मैं कभी ऑपरेशन सच में माइंड फंसा होता है, कभी मैं जो पढ़ रहा होता हूँ मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो उसने जिक्र कहा कि यही जिक्र तस्बीह करें और इस तरह से करें, तो देखें अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है बंदा। तो हमारे उलमा जो आसपास हैं, इन्होंने तो हमें गलत ट्रैक पे लगा दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और ये यकीन करें, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, इनकी हिस्ट्री देखें, ये स्कॉलर्स कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत किसी जगह से पढ़े हुए, अदरवाइज नहीं। तो रिस्पेक्ट सबकी करें, सबको सुने, लेकिन करीब करीब। तो सदका जारिया से बात हुई, सदका जारिया आप यकीन करें वो ये चीजें हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर जाए, और फ्यूचर में जब आप नहीं हो तो कोई उससे कुछ फायदा उठा रहा हो, सिर्फ इसका सवाब पहुंचता है। और जरा डीपली आप देखें कुरान को, देखिए हर चीज कुरान से ले, फिर अहादीस से ले, बड़ी आसानी से आप मैप करते हुए पहुंच जाएंगे। मैं इस चीज पे अब फोकस नहीं करता कौन सही कह रहा है कौन गलत, कोई कह रहा है मैं उसको बुरा भी नहीं समझता। मैंने देखना है कि मेरे लिए सही क्या है। क्यों? फर्ज करें मैं गलत मसलक से बिलोंग करता हूं, कभी सोचें, इधर तो इम्तिहान है, एफ ग्रेड जो चीजें मिल जाएंगी, थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आप गलत मसलक में हैं, जन्नत दो सकते, तमाम लाइफ बाद में उस पर बेस कर रही है, उसका रिजल्ट कभी सोचा? तो उस पर सोचना चाहिए कि हमें ना अपने आप को ठीक करना है। हम भी सही हैं से शुरू, हम भी सही हैं से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे तो आपको सारे मसले, मैं अहले हदीस, बरेलवी मसलक, देवबंद और दूसरे शिया, इस तरह की चीजों को मैंने थॉरली, इतना तो टाइम नहीं है स्टडी करने का, लेकिन सरसरी तौर पे मैं नजर आ रहे हैं कि हर एक में सब अच्छी बातें कर रहे होंगे, हर एक में प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स
मुझे हाईलाइट हो गया। तो मैंने सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उस पर झगड़ा करें, जो उनकी कॉमन चीजें हैं वो तो कर सकता हूं ना। जिसको मैं कह रहा हूं ये भी मसलक सही कर रहा है, ये भी सही कर रहा है, ये भी सही कर रहा है, ये वो कॉमन तो उठा के आप रवादारी पैदा करें। और हर मसलक में, किसी मसलक में कोई नहीं, हर मसलक में अच्छी बातें मौजूद है, डेफिनेटली 50% से भी ज्यादा मौजूद है। तो आप उन पे तो कंसेंसस करके हैं, उस पे कंसेंसस करने के बजाय लड़ना शुरू हो जाती है, ऊपर वाली बात है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट्स मेरे भी क्लियर होंगे और जो व्यूअर्स हैं उनके भी क्लियर होंगे। जी आते हैं इधर, टॉपिक नहीं कहीं जाते, इंशाल्लाह आज हो जाएगा। उस स्टार्टिंग सॉल्यूशन को मैंने ये मैप के अंदर ले आया, मेरे पास जो कॉस्ट को मैंने इधर लिखा, मिनिमम कॉस्ट, और ये सॉल्यूशन इधर आपके सामने। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेरे पास सामने सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी है। सबसे पहला टास्क मेरा क्या है, ऑप्टिमैलिटी, कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। प्रॉब्लम खुद बताएगा आगे क्या करना है। और ऑप्टिमैलिटी इसमें बड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट करते हो, उन मल्टीप्लायर्स को यूज करते हो नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स में, वहां से मुझे पता चल जाता है। तो देखते हैं, ये तो स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन मैंने पहले लिख दिया जी। यहां से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लायर्स किन का लेना है, आपकी एक इक्वेशन है ui प्लस vj इक्वल टू cij। ये भी फॉर्मुलेशन में मैं बताऊंगा ui प्लस vj इक्वल टू cij क्या होगा। मुझे कोई भी चीज डिफरेंट से मिले ना, मुझे इरिटेट करती है, जब तक मुझे नहीं पता मैंने उसके पीछे रहना है। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अगर टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा ui प्लस vj इक्वल टू cij, इसको सेटिस्फाई क्यों, और ये बेसिक वेरिएबल्स के केस में ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसलिए हम बेसिक वेरिएबल्स हमारे कौन से, हमें पता है ये है। अच्छा, इसकी अगर मैं इस सेल की बनाना चाहूं इक्वेशन, क्या बनाऊंगा, क्योंकि इसके साथ एसोसिएट कर देने हैं ना सारे वेरिएबल्स, सप्लाई के साथ u और दूसरे के साथ v। तो ये बन जाएगा ui, u1, u2, u3, u4, v1, v2, v3। अब इस सेल की जो इक्वेशन बनेगी ये तो मैंने फाइंड आउट करना है। ui है अभी मेरे पास, प्लस vj इक्वल टू cij, और cij क्या है, ये 12 कॉर्नर में। तो मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा इसी तरह, इसकी u1 प्लस v2 इक्वल टू 18, u2 प्लस v3 इक्वल टू 8। तो सिर्फ बेसिक्स की मैंने बनानी है, ये देखिए आप। और अब इनको कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टर चाहिए, u1 इक्वल टू 0। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम सारी चीजें कर चुके हैं। हाँ, बाद समय सीक्वेंस में अगली नहीं मिलेगी तो जंप करके अगली को देख ले, जितना डेटा अवेलेबल है वो सीक्वेंस मिल ही जाएगी आपको सारे। इन मल्टीप्लायर्स को आप v वाले इधर प्लेस कर दें और u वाले इधर, ठीक हो गया। अब आपको अंदाजा है ये जो आपको क्लिक मिल रही है कितना टाइम लिया होगा, कितने कट्स हैं, कितनी ट्रांजिशंस हैं। इसको ना एडिटिंग मोड में ना देखिएगा, एडिटिंग मोड में आपको नहीं, एनिमेशन रनिंग मोड में देखिएगा फिर आपको। हाँ, एडिटिंग मोड में ये तकरीबन 100+ स्लाइड्स हैं। आगे मल्टीप्लायर्स, अब क्या करने हैं, नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स आपने देखने हैं, और उसके लिए फॉर्मूला है ui प्लस vj माइनस cij, और सिर्फ नॉन बेसिक को लेना है। तो अभी हमारे पास अब तो मल्टीप्लायर्स आ चुके हैं। ये एम्प्टी सेल है, क्या होगा 0 प्लस 5 माइनस 1000। वो m को मैंने 1000 ले लिया, m क्या था, डिस्कनेक्टेड, तो मैंने उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा दी कि इसके ऊपर शिपमेंट हो ही ना सके। क्यों, मिनिमम कॉस्ट हमारा प्रॉब्लम है ना। तो जब मैंने इतनी कॉस्ट इंक्रीज कर दी 1000, उधर 2 डिजिट चल रही है, 12, 25, 30, 1000, ना तो स्टार्टिंग सॉल्यूशन उसको पिक करेगा ना सिंपलेक्स मेथड। हाँ, इन केस सपोज सिंपलेक्स मेथड ये काम कर सकता है, स्टार्टिंग सॉल्यूशन तो नहीं करेगा। स्टार्टिंग सॉल्यूशन में तो ये है कि मिनिमम कॉस्ट है, उसने उसको छोड़ देना। अगर कहीं सपोज सिंपलेक्स मेथड इसको इसमें शिपमेंट कर देता है ऑप्टिमल लेवल पे, क्या मतलब होगा इसका, ये तो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफिजिबल सॉल्यूशन, स्पेशल केस।
इनफिजिबल सोल्यूशन। आप उसको कहेंगे इस सोल्यूशन को दफा करो, क्योंकि मैं अगर इतनी सप्लाई इसको दे दूं, बाकी दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ये तो है ही नहीं, तो मेरी सप्लाई ही नहीं, तो सेंस बनती है ना। तो ये इनफिजिबल है, तो इसलिए वैसे देखें ये आएगा नहीं, अगर आया तो आप उस प्रॉब्लम को डिस्कार्ड कर दो। सारी चीजें उस पुरानी फैमिली से मिलती जुलती। अच्छा, ये आ जाएगा, और फिर इस बेसिक सेल 3 माइनस 12, सॉरी 3 प्लस 12 माइनस 30, तो एम्प्टी सेल्स की ये कैलकुलेशन ठीक हो गया। और ये मैंने इधर ही कॉर्नर्स में प्लेस कर देनी है, और यहां से देख सकते हैं ऑप्टिमैलिटी लगा सकते हैं, ऑप्टिमल नहीं है, ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट और ये भी पॉजिटिव, हमें चाहिए सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव, वो मैंने सेल्स में प्लेस कर दिए। आपने एग्जाम में मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, टेबल बना रहे थे, ये जो वर्क है ये रफ पेज पे कीजिए और वो बाद में अटैच कर दीजिएगा, जिससे पता हो कि आपने किया है। जो अटैच नहीं करेगा समझा जाएगा वो कॉपी की हुई है उसने। ठीक है, समझ आ गई। अब मुझे भी आसानी रहेगी टेबल में, मैंने सिर्फ आंसर की से मैच करना है, ऐसे कहीं गलती की तो फिर देखूंगा इसका कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं, फिर कॉन्सेप्ट्स के मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, आपने प्लेस कर दिया, अब कोएफिशिएंट्स आ गए, तो ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल। नॉन ऑप्टिमल हो तो एंट्री वेरिएबल लेते हैं, कौन सा होगा 11 जिसकी थर्ड, ये नॉन, दोबारा आ जाएगा एंट्रिंग वेरिएबल, ये 11 के सामने मैंने इधर लिख दिया और मैंने उसको मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, एंट्रिंग लिविंग के लिए सर्किट बनाना। आपको सीक्वेंस बता रहा है ये कि जैसे ही आप एंट्री वेरिएबल ले लें, अब आपको चाहिए क्लोज लूप। मैंने उसकी पिक्चर इधर, आप क्या करोगे रफ वर्क में ड्रॉ करना सारी टाइम कंज्यूमिंग को, आप उसके ऊपर लेड पेंसिल से कर दीजिए। मुझे वो लूप इतना रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे तो पता चल जाएगा कि किसमें माइनस हो रहा है किसमें प्लस, मैं लूप गैस कर लूंगा। आपने लेड पेंसिल से उसी के ऊपर ही वो लूप बना दीजिए। ठीक है, तो ये लूप पता किन में बन रहा है, देखें ये थीटा इधर देना है ना, ये एंट्रिंग बनेगा। जब मैं थीटा दूंगा तो लूप वापस इस पे आना है, इधर जाऊंगा, इधर जा सकता हूं और नहीं कहीं जा सकता, इधर जाऊंगा, इधर, यही रास्ता है वापस आने। तो क्लोज लूप ये ना समझे कि इतना छोटा है बड़ा है, भाई जितना है उतना ही हो सकता है बेचारा। तो ये, और इसमें जब हम थीटा देंगे तो इसमें 4 माइनस थीटा, जब इधर देखे ना इस कॉलम में जब थीटा दे दिया तो उसको बैलेंस इसी कॉलम में करना है, 4 माइनस थीटा, इसमें माइनस कर दिया तो इसमें प्लस कर दिया, इसमें प्लस किया तो इसमें माइनस, तो थीटा तो ऐसी है, ये थीटा प्लस माइनस प्लस माइनस वही प्लस, तो ये आपने ये दे दिया। अब आपने थीटा सजेस्ट करना है इसकी वैल्यू क्या है, और उसकी वैल्यू के लिए आपको चाहिए ऐसी वैल्यू जो आपके सॉल्यूशन को इनफिजिबल ना दे, लिविंग वेरिएबल चाहिए, तो लिविंग ही बता देगा, सिर्फ माइनस वाले वेरिएबल्स चाहिए आपको। क्यों, थीटा देंगे सिर्फ उन पे फर्क हो सकता है। अब देखिए थीटा कुछ भी लेंगे, मैं इसमें ये इनफिजिबल हो सकता है, नो। क्या ये 0 हो सकता है थीटा लेके, नो। लिविंग भी नहीं मिल सकता, तो सिर्फ माइनस वाले होंगे, ये वाला और ये वाला, जहां से मैं थीटा गैस कर सकता हूं लिविंग वेरिएबल। क्यों, माइनस करूंगा तो 0 करने किसी, मैं इन्हीं को नीचे इसकी लिस्ट ले लेता हूं। असल में ये वेरिएबल की वैल्यूज है, ये पता कौन सा वेरिएबल है, x 2 3 इक्वल टू 5 माइनस थीटा वैल्यू है एक्चुअली। तो मैंने इसको पॉजिटिव रखना है और लिविंग भी लेना है, तो यहां दोनों सिचुएशन आ गई, तो मैं थीटा 4 ले लूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा और ये पॉजिटिव भी रहेगा। बाकी तो आप थीटा लें 4, और जब इधर प्लेस करोगे आप इधर एक नया टेबल बना लो, अगली आइट्रेशन, उसमें क्या करोगे, इधर आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा, ये लिविंग बन गया, बल्कि लिविंग को पहले बता दें, इधर से इधर ही बता दें, ये लिविंग है और लिविंग को उधर ये मेंशन कर दें। इसमें आपका 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 और ये
6 ये टेबल है और नई वैल्यूज के साथ उसी के साथ ज्वाइन कर दिए, जैसे आइट्रेशन 1 आप टेबल में लिखते थे, आइट्रेशन को टेबल को एक्सटेंड कर। अब क्या काम करने हैं, आपको सिर्फ सॉल्यूशन मिला है, नेक्स्ट क्या करना है, सी नहीं अभी देखी आपने, तो नया सॉल्यूशन मिला, उसकी कॉस्ट भी देख ले। तो कॉस्ट क्या होगी, 2 × 12, 4 × 12, जो न्यू बेसिक है उसके साथ, ये आपके पास न्यू बेसिक है और ये उसकी कॉस्ट है 216। तो देखें उसकी कॉस्ट नजर आ रही है ऊपर, इधर मुझे आ रही है 260 थी, तो 2 ये आपके 216 इस जगह फिल कर दे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, सॉल्यूशन आज ऑप्टिमैलिटी, अगेन वही स्टोरी, मल्टीप्लायर्स, सारे वीज ले लिए बेसिक सेल्स को, स्टार्टर लेके उनकी वैल्यूज कैलकुलेट की, और उधर मल्टीप्लायर्स जो नीचे नई आइट्रेशन है ये वाला इधर प्लेस कर दें, और अब नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स, नॉन बेसिक सेल को एक एक लेके इस सेल को पकड़ें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, ये सारे एम्प्टी, और ये वैल्यूज प्लेस कर दी। अभी भी एक वैल्यू, 2 वैल्यूज पॉजिटिव है, कौन सा वेरिएबल आएगा, ये एंट्री, उसको आप मार्क कर दिया, और इसके बाद क्लोज लूप बनेगा। और अब क्लोज लूप क्या बनना चाहिए, इधर देखिए, इधर तो जा नहीं सकते, इधर गए, कॉर्नर, बेसिक कॉर्नर चाहिए हमें, वो पत्तों की चले जाए, इधर आए, इसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक टच कर लिया तो दूसरा कॉर्नर यही बनता है। 2 क्यों नहीं लेते हम कह सकते हैं कि जब इधर जाना है तो साहिवाल से होते हुए गुजरना है, तो उससे भी रुक जाए, नहीं, वो ये है कि जब आप एक थीटा ले रहे हो, वो माइनस प्लस हो रहा है, तो अगले कॉर्नर पे ही बैलेंस करना है, एक जगह बार बार करेंगे वो रिडंडेंसी आ जाएगी, वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी हिस्से बढ़ेगी। ये आपका लूप बन गया, ठीक हो गया। अब माइनस वालों को अलग कर लें, वो है सेल नंबर दिस और सेल नंबर दिस, और लिविंग कौन सा वेरिएबल होगा, x41, θ2 ले लें, ये लिविंग, और उधर मार्क कर दें। अब लिविंग मिल गया, लूप का भी पता है, इसको खाली कर दें, ये 2 2 4, तो नई कैलकुलेशन, आप मेरे पास जगह नहीं थी, आपके पास पेज होगा, आप आगे एक्सटेंड कर लें या अगले पेज पे उस आइट्रेशन को ले जाए, तो ये देखें नई कैलकुलेशन के साथ है, बाकी कैलकुलेशन वही है, ये एम्प्टी, ये देखिए एम्प्टी, ये 2 थीटा में दिया था, ये 2 थीटा, इसको माइनस किया था, ये 2 आ गया, 2 के साथ प्लस किया था, ये 4, सिर्फ लूप के एम्प्टी, ये वाला और ये वाला अपडेट हुए, बाकी वही रहे, तो आपके पास नया सोल्यूशन आ गया। नए सोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्टिव वैल्यू चाहिए आपको, वो जी कैलकुलेट करनी है, ये सोल्यूशन है और ये जी है, 204 और मिनिमाइज हो गया, वो उधर फिल कर दिया इस सेल के अंदर, ये वाला। और अब ऑप्टिमाइजेशन, मेरे ख्याल में ये ऑप्टिमल है, लेकिन ऑप्टिमल चेक करने के लिए जब तक मल्टीप्लायर, यानी जान छूटेगी आखिरी दफा भी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के बाद, बेसिक के उधर मल्टीप्लायर्स ले लें, ये वैल्यूज इधर इधर प्लेस कर दें, और अब आपने नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स लेने, ये सेल्स में प्लेस कर दें, सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, इट मींस सॉल्यूशन ऑप्टिमल। इधर मैंने बंद कर दिया, आपको इस सॉल्यूशन को इधर नीचे लिखना है वेरिएबल वाइज, और साथ ऑब्जेक्टिव कॉस्ट लिखनी है z = 204। तो आप